हेलो गाइस, आ चुके हैं स्टडी पॉइंट कोचिंग क्लासेस से। जैसे कि वीडियो के थंबनेल में आपने देख लिया होगा, टॉप 30 क्वेश्चंस फॉर सोशल साइंस, स्कोर 40 आउट ऑफ 40 इन एसएसटी। तो जैसे कि हमने साइंस एंड मैथ्स में भी ये सीरीज हमने लगाई थी, टॉप 40 क्वेश्चंस, टॉप 50 क्वेश्चंस, सेम गोज विद द सोशल में भी हम टॉप 30 क्वेश्चंस की बात करेंगे जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट है। ये बात है कि सोशल का पेपर बड़ा छोटा है, क्योंकि ज्यादा आपको साइंस जैसे तो ऐसे केस स्टडीज वो मतलब आपको ऐसा बोल सकता हूं कि पेपर में ज्यादा लेवल हमें देखने को नहीं मिल सकता। जितना भी लेवल होगा आप सब बच्चों ने कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा। बस अगर आपको चैप्टर की कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है तो आपको आंसर फ्रेम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको आंसर खुद ही फ्रेम करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली भी टॉप 30 क्वेश्चंस की बात कर रहे होंगे, चाहे वो 2 मार्कर हो, 3 मार्कर हो या 5 मार्कर्स हो। तो कुछ ऐसे बात करेंगे। केस स्टडीज मुझे नहीं लगता डिस्कस करने की जरूरत रहेगी, आप सब बड़ी बात ही अनसीन पैसेज में होशियार हो, चाहे केस स्टडी किसी की भी आप आंसर ढूंढ लेंगे। मेन जो बच्चों को डर लग रहा है वो है 5 नंबर के क्वेश्चंस में, कि 5 नंबर के सर कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए हम राधे राधे का नाम लेकर करते हैं शुभ शुरुआत। तो सबसे पहले अगर आपकी स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन आ रहा है, पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा बोल रहा है, असेस द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। सबसे पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, और ये आपके 5 नंबर में बनने के चांसेस हैं, बिल्कुल चांसेस है कि आपको इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन बताना है। अब भैया इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन कैसे बताएंगे? सबसे पहले कि इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन से मतलब इंडिया में ग्लोबलाइजेशन का क्या क्या फर्क पड़ा। सिंपल पॉइंट्स है। सबसे पहले कंट्री के अंदर टेक्नोलॉजी आ गई, अच्छे से लिखेंगे, ऐसे शॉर्ट में नहीं, ऐसे लिखेंगे। Due to globalization, the country has got the various opportunities for a newer technology. दूसरा, हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स को कंपटीशन मिला। ये इसका एक बुरा पॉइंट है, बट ठीक है, लिख सकते हैं हम यहां पर। तीसरा, कंज्यूमर को बहुत सारी चॉइसेस मिली, कंज्यूमर को वैरायटी ऑफ चॉइसेस मिलने लगी है। चौथा पॉइंट अगर आपको लिखना है कि हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, क्योंकि जब एमएनसीज और नई कंपनीज आती है तो उन्हें जॉब देनी रहती है। पांचवा आप ये लिख सकते हैं कि एमएनसी की वजह से, मतलब ग्लोबलाइजेशन की वजह से आज कुछ भारतीय कंपनीज भी एमएनसी बन गई है, इंडियन कंपनीज भी एमएनसीज बन गई है, जैसे इसका बड़ा नाम आता है टाटा। तो ये 5 पॉइंट आप लिख सकते हैं, और भी पॉइंट लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, मैंने तो ये बताया है। एक दो पॉइंट और लिखने हैं आपको, तो एक पॉइंट ये लिख सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारे फॉरेन की तुलना में हमारा भी डेवलपमेंट हुआ है। एक और लिख सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज आया है हमारी कंट्री के अंदर, फॉरेन रिलेशंस अच्छे हुए। तो ये आप 5 से 6 पॉइंट इसके अंदर लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप मूव करें तो क्वेश्चन है, राइट द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। या ऐसा भी बन सकता है क्वेश्चन, मॉडर्न डेमोक्रेसीज कांट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। तो इसमें भी आपको 5 से 6 पॉइंट लिखने पड़ सकते हैं। देखो, पहला आप ये लिख सकते हो इसके अंदर कि पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस, बढ़िया इंपॉर्टेंट फंक्शन। सबसे पहला फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। दूसरा, शेप पब्लिक ओपिनियन। फॉर्म laws and rules for the country. Fourth, plays opposition role. Fifth, access to government machinery and schemes, लोगों को उसकी स्कीम से अवगत करवाती है। Sixth, listens to problems of people and solve them. ठीक है, तो ये हमने 6 पॉइंट आपने देख लिए कि हम ये भी लिख सकते हैं। और अगर वो पूछता है कि मॉडर्न डेमोक्रेसीज कांट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज, तो इसमें आप ये लिख सकते हैं कि इफ पॉलिटिकल पार्टीज वुडंट बी देयर इन अ डेमोक्रेसी देन इट वुड लीड टू अनस्टेबिलिटी। पहला पॉइंट, everyone would create her own choices and will take their own decisions. No uniformity will be maintained. Rules and laws will not be maintained in the country. Everyone would take the government very granted. या आप पॉइंट लिख सकते हो सोशल के अंदर और इस क्वेश्चंस के अंदर। चीज क्लियर हो गई आपको?
नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, या इसका दूसरा भी क्वेश्चन बन सकता है, इंडस्ट्रीज आर कंसिडर्ड टू बी द बैकबोन ऑफ नेशन, एक्सप्लेन। तो इसमें भी आप 5 से 6 पॉइंट लिख सकते हो। सबसे पहला, इंडस्ट्रीज की वजह से एक्सपोर्ट में हेल्प होता है। सेकेंड, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस कम होती है, डिपेंडेंस डिक्रीज होती है। तीसरा, फॉरेन एक्सचेंज आता है कंट्री के अंदर, फॉरेन एक्सचेंज आता है। मोर डेवलपमेंट होता है क्योंकि कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। फिफ्थ आप लिख सकते हो कि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। सिक्स्थ आप लिख सकते हो पॉवर्टी में डिक्रीजेशन होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हो इसके अंदर कि आप कैसे एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंस, उनकी पारदर्शिता समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड याद रखना बच्चों, पॉइंट्स तो आप सब लिख दें, मैं एक प्रेजेंटेशन की भी वीडियो डालूंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि हमें लिखना कैसे, कैसे आंसर को और प्रेजेंटेबल बनाना है और अच्छा बनाना है। ठीक है, तो चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, आप 2-2 नंबर के भी आते जाएंगे। वुमेन प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, एक्सप्लेन। भैया वुमेन ने क्या क्या रोल प्ले किया था? सबसे पहला रोल, दे मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट, और इन्होंने गांधी जी की बातें सुनना चालू करी थी। दे प्रोटेस्टेड, किसके खिलाफ? अगेंस्ट सॉल्ट फैक्ट्रीज, जो ब्रिटिशर्स ओन करते थे, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट चालू कर दिया। थर्ड, दे स्प्रेडेड द आइडिया ऑफ गांधी, सत्याग्रह। फोर्थ, मेरे 2 पॉइंट्स बोलने, 4 लिखवा देते। फोर्थ, दे बॉयकॉटेड फॉरेन क्लोथ्स। तो ये आप लिख सकते हैं, 2 नंबर में तो काफी है। Why is the per capita consumption of steel is low in India? भैया स्टील क्यों कमी होते जा रही है, लोग की मतलब लोग कंज्यूम क्यों कम कर रहे हैं? बड़े सिंपल से चीज इसके आंसर्स हैं। देखो भैया, जो आयरन है, जो स्टील है, वो 3 चीजों से बनता है, कोल, लाइमस्टोन एंड आपका आयरन ओर, और उसका रेशियो भी आपको पता होना चाहिए 4:2:1। अब कम क्यों होते जा रहा है? एक तो कोल की शॉर्टेज है और महंगा भी है, ये कॉस्टली भी है। दूसरा, स्टील की जगह ही दूसरे लाइट मटेरियल्स आ चुके हैं, लाइट मेटल्स आ चुके हैं जो स्टील से भी अच्छा काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों ने वहां पर शिफ्ट होना चालू कर दिया। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। एक्सप्लेन एनी 3 वीकनेसेस ऑफ डेमोक्रेसी। भैया बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 वीकनेसेस। भैया हम तो 10 बता देंगे। पहला, डिले इन डिसीजंस, अच्छा पॉइंट है ये। दूसरा, करप्शन, अपनी लैंग्वेज में इसको आप एक्सप्लेन करेंगे। थर्ड, पार्टीज ऑफन मेक रॉन्ग डिसीजंस। और भी बहुत सारे लिख सकते हैं कि पार्टीज को ये नहीं पता होता कि लोगों को क्या चाहिए एंड वो गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो आप इसमें बहुत सारे पॉइंट्स खुद भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इन रूरल इकोनॉमी, SHG। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कौन होते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर दी दोज पीपल, मेनली वुमेन, हु कम टुगेदर एंड कलेक्ट द मनी and build a large sum of money and they lend to the bank for getting the for getting the interest. Then these amount are allotted to different people as the loan and the rate of interest is very low. इसमें आप ये भी डाल सकते हैं कि सबसे बड़ा जो SHG ग्रुप है वो है बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, एक्सप्लेन एनी 3 इफेक्ट्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन इकोनॉमिक फ्रंट। बढ़िया क्वेश्चन है भैया। इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर एनसीएम का कैसा हुआ था? इकोनॉमिक फ्रंट का मतलब यह है कि इकोनॉमी वाइज, पैसों के मामले के बाद, मतलब उस वे में कैसे एनसीएम का सपोर्ट हुआ था। तो इसमें आप पहली चीज लिख सकते हैं कि फॉरेन क्लोथ्स वर बॉयकॉटेड, पहली चीज, ये इकोनॉमिक चीज पे आ गई। दूसरा, लिक्कर, लिक्कर मतलब दारू, लिक्कर शॉप्स वर पिकेट। थर्ड, इंपोर्ट ऑफ ब्रिटेन गुड्स वर अबॉलिश्ड, बाहर से आने वाले गुड्स को मेनली ब्रिटेन से हटाए जा रहे थे। तो ये आप पॉइंट्स लिख सकते हैं।
स्टेट एनी टू कंडीशंस लेड बाय इलेक्शन कमीशन टू रिकॉग्नाइज स्टेट पार्टी और अ नेशनल पार्टी एंड अ नेशनल पार्टी। देखो भैया, नेशनल पार्टी के लिए 6% वोट्स इन लोकसभा, और मैं अगर ये नहीं होता है तो 4 स्टेट्स में गवर्नमेंट, एंड एक कंपल्सरी चीज 4 सीट्स इन लोकसभा। स्टेट पार्टी के लिए 6% वोट्स असेंबली इलेक्शंस में या विधानसभा इलेक्शंस बोलते हैं, एंड साथ में एक चीज 2 सीट्स इन लोकसभा। तो ये आपको आना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी का, ठीक है। द रूपी इज वाइडली कंसिडर्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक्सप्लेन। भैया हम पैसे को क्यों लेते हैं, 1-1 रुपए के सिक्के, ऐसा नहीं है सारे नोट की, क्यों? क्योंकि इसको इशू करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और आप इसमें यह भी लिख सकते हैं कि आरबीआई इशूज द करेंसी ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा पॉइंट है। दैट्स व्हाई वी हैव टू एक्सेप्ट द मनी एंड वी एक्सचेंज दोज मनी इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और कमोडिटीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। क्लासिफाई इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। ओनरशिप के ऊपर 4 है, पब्लिक, प्राइवेट, जॉइंट एंड कॉर्पोरेट। पब्लिक के एग्जांपल की बात करें तो पब्लिक का एग्जांपल हो जाएगा भेल सेल, भेलपुरी नहीं है, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। प्राइवेट की बात करो तो भैया टाटा, अंबानी, जियो। जॉइंट की बात करूं तो ऑयल इंडिया है, मारुति उद्योग है। कॉपरेटिव की बात करूं अमूल है, शुगर इंडस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र है। तो ये कॉपरेटिव है, तो आपको एग्जांपल भी देके आने पड़ेंगे। व्हाट आर दी एक्सपेक्टेड आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? सोशल डाइवर्सिटी एक्सपेक्ट करते हैं, इकोनॉमी वाइज आप एक्सपेक्टेशन करते हैं, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एक्सेप्ट करते हैं, ये सारी चीजें। Which type of deposits with the bank are called demand deposits? State any one feature of demand deposits. भैया डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं? देखो वर्ड में ही खेल छुपा है। डिमांड डिपॉजिट्स, डिमांड का मतलब होता है जब एक इंसान अपनी खुद की चॉइस के ऊपर बैंक में पैसे रख भी पाए और निकाल भी पाए। Those deposits are called as demand deposits. अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? Demand deposits are those deposits with the bank where a depositor can borrow, can take the money anytime and can deposit the money at any time. They are called as demand deposits. अब इसका एक फीचर बड़े सिंपल से हैं। डिमांड डिपॉजिट्स का एक फीचर आप ये लिख सकते हो कि the depositor can take the money anytime. The depositor had no time limit for when he takes the money. The interest rate is good there. ये आप लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम आगे बढ़े। Who organized Dalits into Depressed Class Association in 1930? बताओ भैया बताओ, किसने 1930 में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन को क्लासिफाई किया था? हमारे प्यारे भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने महात्मा गांधी के साथ पूना पैक्ट ऑफ 1932 भी साइन करी थी। आना चाहिए। क्लासिफाई इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर? कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो 2 है। सबसे पहली है स्मॉल स्केल एंड सेकंड है लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल वो जिनका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है, लार्ज स्केल वो जिनका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है। हाउ इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नोन एज रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट? एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। हम क्यों रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट बोलते हैं? क्योंकि जब भी कोई लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती है तो डेमोक्रेसी जो होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है, वो लोगों की रिस्पॉन्स का मतलब लोगों की एक्सपेक्टेशन का रिस्पॉन्स देती है। ये आपको लिख के पाना पड़ेगा कि अ गवर्नमेंट who gives the response of the public expectations, people expectations is called as a responsive government. अब इसमें रही बात एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में आप एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे याद आता है चाइना वाला। 9th क्लास में था कि चाइना में एक बार फेमाइन आया था, बहुत बड़ा, वर्ल्ड का सबसे खतरनाक फेमाइन बोलते हैं। एंड जब वो आया था तो वहां की गवर्नमेंट ने लोगों के प्रति कुछ भी नहीं किया। मतलब लोग मर रहे थे, खाना नहीं था, पानी नहीं था, तो लोग मरे जा रहे थे। कोई सुविधा प्रोवाइड नहीं करी उनकी गवर्नमेंट ने, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने। बट
इंडिया में वहीं जैसे केदारनाथ में फ्लड आया था, बद्रीनाथ मुझे थोड़ा रफ आइडिया नहीं, तो केदारनाथ में जब फ्लड आया तो हमारी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव थी, हमारी गवर्नमेंट फूड सप्लाई कर रही थी, वाटर सप्लाई कर रही थी, थ्रू द ड्रोन्स, थ्रू द एयरप्लेन्स, उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा था। तो ये एक आगे एग्जाम्पल डाल सकते हो रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट का, ठीक है। चलो नेक्स्ट की तरफ आ गए, अगर हम आगे बढ़े, why are service conditions of formal sector loans better than informal sector? क्यों सर्विस सेक्टर की सर्विसेज, फॉर्मल सेक्टर की सर्विसेज इनफॉर्मल से ज्यादा अच्छी? भैया सीधी सी बात है, फॉर्मल सेक्टर को कंट्रोल कर रहा है आरबीआई, आरबीआई है गवर्नमेंट, एंड जब भी गवर्नमेंट कोई चीज रूल करती है तो वहां पे देखा जाता है कि वो जो पूरी तरीके से सिस्टम है वो ऑर्गेनाइज्ड वे में है। तो आपको ये लिख के आना पड़ेगा कि कौन कौन सी सर्विसेज फॉर्मल में मिल रही है, जैसे फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, नो मतलब ऐसा बोल सकते हैं नो चीटिंग ऑन नो डेप्टर, कंट्रोल ऑन ऑल बैंकिंग सेक्टर ऑफ आरबीआई, ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़े, एनालाइज द 3 रीजंस फॉर स्लोइंग डाउन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन सिटीज। भैया नॉन कॉपरेशन धीरे क्यों हो गया था? पहला पॉइंट बड़ा सिंपल है, खादी वॉज एक्सपेंसिव, पता होना चाहिए, ये मिडिल क्लास की बात कर रहा है सिटीज में। दूसरी, नो इंडियन इंस्टीट्यूशन, लोगों ने जॉब तो छोड़ दी थी, बट भैया जॉब तो करनी पड़ेगी ना, तो इंडिया वाले तो जॉब दे ही नहीं रहे थे। थर्ड, काउंसिल इलेक्शंस वर बॉयकॉटेड, काउंसिल इलेक्शंस वर बॉयकॉटेड, बट इन मद्रास नॉन ब्राह्मण पार्टी, या इसको जस्टिस पार्टी भी बोला जाता है, नॉन ब्राह्मण पार्टी टुक द इलेक्शंस। पूरे इंडिया में तो काउंसिल इलेक्शंस हो गए बॉयकॉट, बट मद्रास में नहीं हुए। तो ये 3 पॉइंट आप लिख सकते हो जिससे सिटीज में ये चीज कम हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। भैया ये वो रिलेशनशिप नहीं है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला, नॉर्मल रिलेशनशिप है, इसको सोशल तक ही रखो। तो ऐसा तुम समझो कि डेवलपमेंट तो अमेरिका में ज्यादा होता है, डेमोक्रेसी इंडिया की अच्छी है, तो क्या इंडिया वाले अमेरिका वालों से शादी करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, सोशल है, सोशल को सोशल में रखो। तो डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट का रिलेशन ऐसा है कि बड़े प्यारे हैं, बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, बट डेवलपमेंट बोलता है यार मैं डेमोक्रेसी के साथ नहीं चलूंगा, मैं चलूंगा मोनार्की और डिक्टेटरशिप के साथ, मैं डेमोक्रेसी पे इतना विश्वास नहीं करता हूं। ऐसा क्यों यार? तो डेमोक्रेसी क्या चाहते हैं? डेमोक्रेसी में लोगों की डिमांड पूरी की जाती है, लोगों के हित के बारे में सोचा जाता है। वेयर एज मोनार्की और डिक्टेटरशिप में टैक्सेस लिए जाते हैं लोगों से, एंड उसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर नहीं खर्चा किया जाता है, जहां पर मोनार्की और डिक्टेटरशिप है। राजा अपनी जेब भरे जा रहा है, अपने मकान लगाए जा रहा है, शादियां करे जा रहा है, मर्सिडीज लिए जा रहा है। बट इंडिया जैसी कंट्री जहां डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बट वहां पर डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है? इसका सिंपल सा रीजन है, डेवलपमेंट हो सकता है, इकोनॉमी वाइज डेमोक्रेसी बढ़ सकती है, बट वो बढ़ नहीं रही है। क्यों नहीं बढ़ रही है? क्योंकि डेमोक्रेसी में अभी भी हमारे भारत देश में करप्शन है, हमारे भारत देश में एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, एक स्थिरता नहीं है। तो आपको ये पॉइंट लिख के आने पड़ेंगे कि डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट आर हैंड टू हैंड, work hand to hand, but in democracy development is not so much as compared to monarchy or dictatorship. In monarchy and dictatorship development is high, whereas in democracy development is low. ठीक है, चल फिर आगे अगर क्वेश्चन पढ़े, ये एक्सप्लेन द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। भैया फैक्टर्स 2 हैं ग्लोबलाइजेशन के, इंपॉर्टेंट है। पहला फैक्टर आपका टेक्नोलॉजी जाता है, टेक्नोलॉजी, एंड दूसरा फैक्टर आपका जाता है लिबरलाइजेशन। कुछ बच्चों को लिबरलाइजेशन का मतलब नहीं पता, तो मैं बता देता हूं। लिबरलाइजेशन बच्चों एक ऐसी पॉलिसी थी हमारे भारत देश में 1991 में लगाई गई डॉक्टर मनमोहन सरकार द्वारा, जिस पॉलिसी का नाम था एलपीजी। ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं है, ये है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। आज इसी पॉलिसी की वजह से आप मैकडोनल्ड्स में बर्गर, ये सब फ्रेंच फ्राइज वगैरह खाने जाते हो। आज आप नाइकी के जूते, लोवर्स, रेडमी का फोन, आईफोन,
ये सब इस ईयर की वजह से। ये नहीं होता ना तो आज भी ना मैं वीडियो बना पा रहा होता, ना आप देख पा रहे होते। आप आज भी वो नोकिया 3310 चला रहे होते, कोई सैमसंग नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारे भारत देश में टच स्क्रीन आया ही नहीं था। तो चलो बैक टू द टॉपिक। तो एलपीजी जब पॉलिसी आई तो एलपीजी एल जो है लिबरलाइजेशन, इसका मतलब होता है टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स फ्रॉम द कंट्री and to allow foreign companies to come to hometown, to come to domestic economy to expand their business। मतलब एक ऐसी प्रोसेस जहां पर आप बैरियर्स को हटाते हैं, ऑब्स्टेकल्स को हटाते हैं, ताकि दूसरी कंट्रीज की जो कंपनीज है वो इंडिया में आ पाए, ताकि वो अपना ग्रोथ बढ़ा पाए। टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स इज कॉल्ड एज लिबरलाइजेशन। अब जो इसका इंपैक्ट है टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी का मैं इंपैक्ट आपको बताता हूं। क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है 5 नंबर के अंदर। देखो टेक्नोलॉजी से हुआ क्या, डिलीवरी ऑफ गुड्स आसान हो गया, पहला पॉइंट। दूसरा, आजकल ऑनलाइन जैसे ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स आ गए, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। दूसरा, तीसरा, आजकल सैटेलाइट कनेक्शन की वजह से हमारा जो ग्लोबलाइजेशन है वो बहुत अच्छा हो गया है। चौथा, आपकी जो रेडियो स्टेशन है, टेलीग्राम है, टेलीफैक्स से आपके जो जितने भी नए नई चीजें आई उससे एक फर्क पड़ गया है। जैसे शिप से प्रोडक्ट्स आते तो नेविगेशन में ये चीज इंपॉर्टेंट हो गई। तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे इसका आंसर दिख रहा होगा डिटेल्ड। देखो, दिस हैज मेड मच फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस पॉसिबल एट लोअर कॉस्ट। इवन मोर रिमार्केबल हैज बीन डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, IT, टेक्नोलॉजी इन एरियाज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, इंटरनेट, telecommunication facilities, telegraph, telephone, mobile phones are used to contact one around the world to access information instantly. This has been facilitated by satellite communicative devices. तो ये आप पॉइंट लिख सकते हैं, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम आगे बढ़े तो हाउ डिड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अनफोल्ड इन सिटीज एंड टाउन्स ऑफ इंडिया। कैसे सिटीज और टाउन्स में नॉन कॉपरेशन हुआ था। तो आप इसमें आंसर बड़ा सिंपल सा लिख सकते हैं। देखो, इसमें ये लिखोगे, इन सिटीज एंड टाउन्स पीपल लेफ्ट देयर जॉब्स, लॉयर्स गेव अप देयर प्रैक्टिसेस, लॉयर्स गेव प्रैक्टिसेस, फॉरेन क्लॉथ्स वर बॉयकॉटेड, काउंसिल इलेक्शंस वाला फिर मद्रास वाला भी डाल देना कि उसमें नहीं हुआ था। फोर्थ, लिकर शॉप्स वर पिकेट, लिकर शॉप्स पिकेट। तो ये आप लिख सकते हो 4 पॉइंट सिटीज के ऊपर। ठीक है, वाई इज टूरिज्म कंसिडर्ड टू बी अ ट्रेड। क्यों भैया टूरिज्म को ट्रेड बनाते हैं? क्योंकि जब भी फॉरेन से लोग आते हैं तो हमारे भारत देश में फॉरेन एक्सचेंज आता है, लोकल प्रोड्यूसर्स को फायदा मिलता है, न्यूअर टेक्नोलॉजी आती है, टूरिस्ट लोगों की जॉब बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। ये पॉइंट लिख सकते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन वन पार्टी एंड टू पार्टी सिस्टम। वन पार्टी मतलब ओनली सिंगल पार्टी इज रनिंग द गवर्नमेंट, एग्जांपल चाइना। टू पार्टी सिस्टम, ओनली 2 पार्टीज आर रनिंग द गवर्नमेंट, एग्जांपल यूएस एंड यूके। अगर मल्टी पार्टी सिस्टम आता तो इंडिया, वेयर मल्टीपल पार्टीज आर रनिंग द गवर्नमेंट। स्टेट द रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या क्या रोल है? रिजर्व बैंक इज कॉल्ड एज द बैंकर्स बैंक एंड इट कंट्रोल ऑल द बैंकिंग सेक्टर ऑफ इंडिया। फर्स्ट, रिजर्व बैंक सुपरवाइजेस ऑल द मनी रिलेटेड एक्टिविटीज ऑफ कंट्री। Third, RBI Reserve Bank issues currency on the behalf of central government. Fourth, RBI checks whether the banks are giving loan to everyone or not. 4 पॉइंट बता दी, 2 पॉइंट लिखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, why are the most rural households are remain dependent on informal sources of credit। ये क्वेश्चन भी सिंपल है, आ सकता है कि क्यों अभी भी रूरल में इनफॉर्मल सेक्टर पे लगे हुए हैं। इसके बड़े सिंपल से हैं। पहला, लेस डॉक्यूमेंटेशन लगता है और उतनी उन्हें एजुकेशन नहीं है, तो लेस डॉक्यूमेंटेशन लगता है। क्योंकि उनके रिलेटिव्स होते हैं तो उनके ऊपर हायर ट्रस्ट रहता है, उन्हें हायर ट्रस्ट रहता है, कोई कोलेटरल की जरूरत नहीं होती है। तो ये आप पॉइंट लिख सकते हैं। अच्छा हाँ, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय कोलेटरल इन 2 नंबर में। तो कोलेटरल इज अ टाइप ऑफ सिक्योरिटी विच अ बोरोवर लेंड्स टू द बैंक and after the loan is being repaid, the property or the papers are returned back to the borrower। ये आपको लिख के आना पड़ेगा। जैसे हम कुछ गिरवी रखते हैं ना बैंक के पास, उसको कोलेटरल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइबल पीजेंट्स इंटरप्रिटेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी
and the idea of Swaraj in another way and participated in non-cooperation movement differently. Explain, justify the statement. भैया याद आ रहा है ट्राइबल लोग, आदिवासियों की दिक्कत क्या थी कि उन्हें फॉरेस्ट में जाना था, अपनी कैटल को ग्रेस करवाना था एंड जो फूड प्रोडक्ट्स है उन्हें खाना था। सिंपल सी चीजें थी, बट ये नहीं हो पा रहा था क्योंकि ब्रिटिशर्स ने मना कर रखा था। अब वहां पर हुआ क्या, उन्होंने बहुत गलत चीजें करी। सबसे पहली चीज, वहां पर गोरिल्ला वॉर स्टार्ट हुआ एंड इस वॉर में कहां पर हुआ था, ये गुदम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश है। इनके लीडर थे राजूस जी, अलूरी सीताराम राजू। और इनकी फिलोसफी ये थी कि खादी को पहनो, लिकर शॉप्स को पिकेट करो, ड्रिंकिंग को गिव अप करो। बट ये बिलीव करते थे फोर्स में, ये बिलीव करते थे वॉयलेंस में। इस कारण से इनका मैसेज अलग हो गया। गांधी जी चाहते थे स्वराज, फाइटिंग फॉर द ट्रूथ विदाउट गेटिंग वॉयलेंट, बट ये चाहते थे कि बिना हाथापाई, बिना फोर्स के जंग नहीं जीती जा सकती। तो ये वाला आपको लिख के आना पड़ेगा कि क्या गलत समझा उन्होंने। इसी में प्लांटेशन भी आ सकता है। प्लांटेशन वालों ने क्या सोचा था कि भैया गांधी राज आ रहा है और सबको मुफ्त में लैंड मिलेगा, ऐसा थोड़ी ना था, गांधी जी ने बोला ही नहीं ऐसा। ठीक है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ये अभी हम कर चुके, फंक्शंस में ही आ गया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो आई थिंक सो हमने सारे क्वेश्चन कर ही लिए हैं। एक दो चीजें और बता देता हूं, जैसे एक्सप्लेन द रोल ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन which in which 165 countries of world are there. This was established to run a fair globalization and the aim of WTO is to promote free and fair trade along the world. तो आप ये लिख सकते हैं WTO में। तो और एक और क्वेश्चन आ सकता है, हाउ फेयर ग्लोबलाइजेशन कैन बी इंश्योर, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि जब गवर्नमेंट जो रूल्स हैं उनको लीनियंट कर देगी, ट्रेड बैरियर्स को हटा देगी एंड सारी प्रोड्यूसर्स को सब्सिडीज देगी, इक्वालिटी करेगी, ये भी आप चीज कर सकते हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का बेसिक इंडस्ट्री। हाँ, एक क्वेश्चन और आपको पता चल सकता है, व्हाई आर जूट इंडस्ट्री लैकिंग बिहाइंड, या व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय जूट इंडस्ट्री। तो भैया जूट इंडस्ट्री कुछ 3-4 प्रॉब्लम फेस कर रही है। पहले तो हाई कॉस्ट, दूसरा competition from other materials, low demand all over the India। और इसी के कारण, ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, इसी के कारण हमारे भारत देश ने नेशनल जूट पॉलिसी लगाई है 2005 के अंदर। क्वेश्चन और आ सकता है जिसको बोलते हैं एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाट डू यू मीन बाय एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। ये क्वेश्चन बहुत कम को पता है, ध्यान से सुनेंगे। एग्लोमरेशन इकोनॉमीज क्या होती है? एग्लोमरेशन इकोनॉमीज का पहले मैं मतलब बता देता हूं, फिर इसको डिक्टेट करके हिंदी इंग्लिश में समझा दूंगा। जैसे एक रूरल एरिया में या अर्बन एरिया में एक इंडस्ट्री लगे, तो गवर्नमेंट उसको ज्यादा फैसिलिटीज देगी नहीं, ज्यादा पावर सप्लाई, ज्यादा सब्सिडीज देगी नहीं। बट वहीं बहुत सारी इंडस्ट्री अगर एक जगह पे लग गई, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा चाहेगी कि उन्हें सब्सिडीज मिले, इलेक्ट्रिक सप्लाई मिले, वाटर सप्लाई मिले, पावर सप्लाई मिले, ताकि देश की जीडीपी में इंक्रीजेशन। इसी प्रोसेस को एग्लोमरेशन इकोनॉमीज भी बोला जाता है। इसको लिखते कैसे? एग्लोमरेशन इकोनॉमीज आर दोज इकोनॉमीज व्हेन मल्टीपल इंडस्ट्रीज केम टू अ सर्टेन जोन, then the government provide various facilities like power supply, electric supply to all of them to increase the GDP of the country. This is called as agglomeration economies. ठीक है, एक क्वेश्चन और आ सकता है, what do you mean by SEZ? इसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। भैया ये SEZ भारतीय गवर्नमेंट या कोई भी दूसरी गवर्नमेंट बनाती है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है कि एक ऐसी जगह कंट्री के अंदर जहां पर जब फॉरेन टूरिस्ट या फॉरेन कंपनीज आएगी तो उन्हें वहां पर अच्छी खासी फैसिलिटीज मिलेगी। जैसे इसका एग्जांपल लूं बेंगलोर। बेंगलोर में क्यों इतनी आईटी कंपनीज है? क्योंकि वहां पर एक ऐसा जोन बनाया है कि वहां पर कंपनीज के लिए डिमांडिंग प्रोस्पेक्ट्स ज्यादा है, पावर सप्लाई की इतनी दिक्कत नहीं है, वहां पर कंज्यूमर्स ज्यादा हैं,
तो ये होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज द जोन क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू गिव मोर एंड मोर फैसिलिटीज टू द फॉरेन कंपनीज एज वेल एज द डोमेस्टिक कंपनीज। तो ये होता है SEZ। ठीक, अच्छा एक चीज और आता है आपका कि पॉलिटिकल पार्टीज के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, फंक्शंस नहीं बोल रहा हूं, 3। पहले होते हैं उसके लीडर्स, दूसरे होते हैं उसके एक्टिव मेंबर्स एंड तीसरे होते हैं उसके फॉलोअर्स। लीडर्स मतलब जो प्रमुख श्रेणी में जो डिसीजंस वगैरह लेंगे, एक्टिव मेंबर्स जो जैसे कोई कमिटी में इनरोल है, कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में इनरोल है जहां उस पार्टी की चीजें बताई जाती है, फॉलोअर्स जो उस पार्टी को फॉलो करते हैं। इसका एग्जांपल हूं जैसे बीजेपी के लीडर हो गए मोदी साहब, एक्टिव मेंबर्स उनकी कमिटीज हो गई, फॉलोअर्स जैसे हम लोग हो गए जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। तो ये 3 कंपोनेंट्स भी आपको आने चाहिए। रही बात फिर जलियांवाला बाग इंसिडेंट की, मुझे नहीं लगता कोई इसमें दिक्कत होगी, आपको आ ही जाएगा। साइमन कमीशन 7 मेंबर्स थे, सारे के सारे ब्रिटिश थे, गो बैक साइमन से नारा लगाया था। पूना बैक 1932, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी। सिविल डिसोबीडियंस की लिमिटेशंस, क्या लिमिटेशंस थी, डिफरेंस बिटवीन सिविल डिसोबीडियंस एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो ये सारी चीजें आई थिंक सो आपको आ जाएगी। तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। हमने जितने क्वेश्चन किए, शायद ये 30 क्वेश्चन तो नहीं थे, 30 से तो ऊपर ही कर रहे थे, जितने भी हुए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।